एकादश के सभी बच्चों का बीओ के इस क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी प्रथम, इसका अर्थ, लक्षण और प्रकार। सबसे पहले हम ये जानें कि साझेदारी का ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ। एकाकी व्यापार की बहुत सारी सीमाएं और उसकी कठिनाइयां, जिसकी वजह से एकाकी व्यापार से कुछ अलग व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई और वो स्वरूप साझेदारी हुआ। इसकी कुछ कमियां जो थीं आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसका अस्तित्व अस्थायी होता है, पूंजी सीमित होती है, सीमित प्रबंध क्षमता, सीमित व्यापार क्षेत्र, सीमित साख क्षमता यानी उधार लेने की क्षमता, व्यापारी की अनुपस्थिति में हानि, असीमित दायित्व के कारण साझेदारी व्यवस्था का जन्म हुआ। साझेदारी में अधिक पूंजी, श्रेष्ठ प्रबंध, नियंत्रण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण आदि की विशेषताएं पाई जाती हैं और इसीलिए ये संगठन आज प्रचलन में है। फिलहाल एक संक्षेप में अगर बोलें, एकाकी व्यापार के दोषों और सीमाओं को दूर करने के लिए साझेदारी का उदय हुआ। देखिए, साझेदारी की जो शुरुआत हुई ऐतिहासिक दृष्टि से उद्गम इटली क्षेत्र के रोम शहर में माना जाता है, जिसका नाम था सोसाइटस। ऐसे व्यक्तियों के संघ ने इसकी शुरुआत की। इंग्लैंड में साझेदारी का स्वरूप 1284 से अस्तित्व में आया। इसके बाद इसका प्रचलन सनेह सनेह विश्व के अन्य देशों में भी हुआ। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप का पर्याप्त विकास हो गया। साझेदारी का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यावसायिक अनुबंध के अनुसार किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय में वे सभी पूंजी लगाते हैं, अपने श्रम, कुशलता, प्रबंध की योग्यता आदि का मिलकर व्यवसाय के संचालन में प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को परस्पर बांटते हैं। इस प्रकार साझेदारी में व्यवसाय का स्वामित्व एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में हम इसे समझने की कोशिश करें, दो वर्गों में परिभाषाओं को बांटा गया है। एक तो वैधानिक और दूसरा सामान्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं जो हैं वो विभिन्न एक्ट से आती हैं, जैसे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 ये कहती है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं, अथवा उन सभी की ओर से उनमें से कोई एक चलाता है। वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करने को सहमत होते हैं व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से उन्हें ही फर्म कहा जाता है। जिस नाम से वे व्यवसाय करते हैं उसे फर्म का नाम कहा जाता है। तो ये तो रही परिचय की बात। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार आपने परिचय किया। अब आंग्ल साझेदारी अधिनियम 1890, इन्होंने कहा कि साझेदारी लाभ की दृष्टि से मिलजुल कर व्यवसाय चलाने के लिए व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला संबंध है। ये दो परिभाषाएं पढ़ लीजिए, क्योंकि जो तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है, संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिससे भारत बहुत प्रभावित है, वो है अमेरिका। एक राष्ट्र के एक अर्थव्यवस्था के नाते तो उनका जो कानून है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का साझेदारी अधिनियम, उसकी भी परिभाषा हम जान लेते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ होता है जो सहस्वामी मतलब सारे लोग, जो भी लोग जुड़े होंगे वो सब स्वामी होंगे, सहस्वामियों की भांति किसी व्यवसाय को लाभ के लिए चलाते हैं। कुछ और सामान्य परिभाषाएं होती हैं जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इसमें आपको जो परिभाषाएं पढ़नी है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो किम्बाल एवं किम्बाल की परिभाषा। साझेदारी या फर्म, जैसा कि इसे कहा जाता है, व्यक्तियों का एक समूह है जिन्होंने किसी उपक्रम को चलाने के लिए पूंजी या सेवाओं को संयुक्त रूप से लगाया है। LH हैने साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने के लिए सहमत हुए हों। तो इतनी सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद मन में एक ये भी ख्याल आता है कि इसकी उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं। एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा लिखित या मौखिक अनुबंध है। अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट, जिसके आधार पर वे आपसी सहयोग द्वारा साधनों को संग्रह करते हैं और उनसे किसी वैधानिक व्यवसाय के संचालन में, वैधानिक यानी लीगल व्यवसाय के संचालन से मतलब उनसे सारे संसाधनों को जिनको वो इकट्ठा करते हैं मौखिक या लिखित अनुबंध के आधार पे, उनके आधार पे वे एक वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं
और उसके संचालन से प्राप्त जो लाभ अथवा हानि हो जाए उसका परस्पर बंटवारा करते हैं। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा अथवा सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। लाभ हानि को साझेदार किसी पूर्व निश्चित अनुपात में अथवा बराबर बराबर बांट सकते हैं। ये वही परिभाषा है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कहा गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4, ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसके कुछ लक्षण हैं, उन पर भी हम बात कर रहे हैं। लक्षण वही हैं जो आपने अभी परिभाषा में पढ़े, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। बैंकिंग व्यवसाय में ये संख्या 10 है और अन्य व्यवसायों में ये 20 है, ठीक है। इससे कम या अधिक होने पर 2 से कम, अधिकतम 10 या 20, बैंकिंग व्यवसाय में 10, अन्य व्यवसाय में 20। इससे अधिक होने पर या कम होने पर जो संस्था है साझेदारी की वो अवैध हो जाती है। संविदात्मक संबंध, इनके बीच में एक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा साझेदारों के मध्य। कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वे साझेदार नहीं हो सकते, जैसे पागल, अवयस्क या कानून द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, ठीक। वैधानिक व्यवसाय यानी कि व्यवसाय लीगल चीज़ों का होना चाहिए। मान लिया 4 लोग डकैती डालने के लिए जुड़ते हैं तो वो साझेदारी नहीं कही जाएगी। उद्देश्य लाभ कमाना या तथा परस्पर बांटना होना चाहिए। सारे लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से जुड़े होंगे। अगर मान लिया कुछ लोग 4 लोग मिलते हैं, 3 लोग मिलते हैं और वो लीगल काम भी करते हैं, जैसे मान लिया वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पुस्तकें छापते हैं और निःशुल्क बांटते हैं, तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि साझेदारी का एक उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और न सिर्फ कमाना बल्कि उसे परस्पर बांटना। क्योंकि तमाम एनजीओज़ हैं जो लाभ तो कमाते हैं लेकिन वो परस्पर बांटते नहीं हैं, तो लाभ कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है परस्पर बांटना। जैसे विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जो लाभकारी संस्था नहीं मानी जाती। विद्यालय ऐसा नहीं कि लाभ कमाते नहीं हैं, बिल्कुल कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जाता। जो भी लाभ विद्यालयों के द्वारा कमाया जाता है, एनपीओज़ के रूप में ये काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी लाभ ये कमाते हैं उसका उपयोग फर्दर उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगाया जाता है, किया जाता है जिसके लिए उस संस्था की स्थापना की गई। जैसे विद्यालय की स्थापना शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए की जाती है ना, शिक्षा के प्रचार। तो अगर विद्यालय के जो खर्चे आते हैं उसकी अगर आय जो है वो उससे ज़्यादा हो जाए, है ना, लाभ क्या है? लाभ दरअसल आय की अधिकता है व्यय पर, है ना। तो अगर आय और व्यय में जो भी एक्सेस है आय का वो लाभ हो रहा है, तो इस लाभ का प्रयोग विद्यालय क्या करते हैं, फर्दर जो भी संचालन संबंधी गतिविधियां हैं उनमें गुणवत्ता लाने के लिए संसाधनों को और दुरुस्त किया जाता है, और उसके लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, तमाम और संसाधन डेवलप किए जाते हैं, बसें ली जाती हैं, प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं और बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं। यानी कि लाभ का पूरा प्रयोग उसी संस्था के विकास में किया जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष में बांटा नहीं जाता। तो ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक संस्था होने के लिए लाभ का कमाना ही नहीं, लाभ को परस्पर बांटना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, तो ही वो साझेदारी कहलाएगी। व्यवसाय का प्रबंध, साझेदारी फर्म का व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं या सभी की ओर से कोई एक कर सकता है। स्वामी तथा एजेंट का संबंध, ये समझिएगा कि प्रत्येक जो साझेदार होता है वो एक दूसरे का स्वामी भी है और एक दूसरे का प्रतिनिधि भी है, ठीक है। प्रतिनिधि का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति मिस्टर ए बी सी ये साझेदार हैं और बी किसी बैंक में गए और उस बैंक में उन्होंने बी ने वहाँ से लोन ले लिया, तो अब ये बी ने जो भी काम किया है लोन लेने का, इसके लिए भले बी वहाँ गए हैं तो बी इनके एजेंट के तौर पे वहाँ गए हैं और बी ने जो भी बातचीत की है उससे अगर कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिए ए और सी भी बाध्य होंगे, ठीक। और अगर बी ने कहीं पे कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कोई लाभ हुआ है या किसी संपत्ति की प्राप्ति हुई है तो उस संपत्ति पर इनका अधिकार भी होगा। तो ये एक दूसरे के प्रधान भी हैं। जब बी गए वहाँ पे तो ये एजेंट के तौर पे गए थे, यहाँ पे ए और सी प्रधान थे। जब ए जाएंगे किसी भी कचहरी में, कोर्ट में, और वहाँ पर ये जो भी कह देंगे, जो भी प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे, उसके लिए बी और सी दोनों बाध्य होंगे। तो ऐसे में जब ए जाएंगे तो वहाँ बी और सी इनके प्रतिनिधि होंगे और ए उनके
एजेंट कहे जाएंगे, प्रतिनिधि कहे जाएंगे। तो ये परस्पर एक दूसरे के प्रधान भी हैं, यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है वह है, और जब वो किसी और से डील कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। असीमित दायित्व ये संस्था का एक प्रमुख विशेषता है। अगर संस्था को लॉस हो जाए, लाभ हो जाए और उससे कोई दायित्व की उत्पत्ति होती है तो उस दायित्व की वसूली जो होगी वो वसूली जो है निजी संपत्तियों से की जा सकती है। किससे? निजी संपत्तियों से। किसके? साझेदार की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही असीमित दायित्व है। साझेदार हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। कोई साझेदार अगर चाहे तो अपनी जगह किसी और को फर्म का साझेदार नहीं बना सकता, यानी कि अपने हित का वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो अपनी सदस्यता छोड़ सकता है जब चाहे अपनी इच्छा से, लेकिन वो अपनी जगह किसी और को ले आए ऐसा नहीं हो सकता। केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। यहाँ व्यक्ति का मतलब वह व्यक्ति जो जन्मता है, मरता है। कोई संस्था, कंपनी, कोऑपरेटिव संस्था, ये इसमें साझेदार नहीं हो सकते हैं। फर्म का निश्चित नाम। उस फर्म का कोई ना कोई एक नाम जरूर होना चाहिए। साझेदारों का फर्म से कोई पृथक अस्तित्व लीगली नहीं होता है। ठीक है, और ये जो संस्था होती है ये गुड फेथ पे चलती है। साझेदारों के मध्य अत्यंत सद्विश्वास होगा। सद्विश्वास यानी कि सब एक दूसरे के लाभ के लिए ही निरंतर कार्यरत हैं ऐसा माना जाएगा, और सद्विश्वास के साथ ही वह एक दूसरे से समस्त गोपनीय सूचनाएं भी शेयर करते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि प्रत्येक साझेदार हर महत्वपूर्ण सूचना एक दूसरे से साझा कर रहे होंगे और एक दूसरे के हित में कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपने कुछ इसके लक्षण पढ़े हैं। साझेदारी है या नहीं इसकी कसौटी अगर करनी हो, टच स्टोन और यू कैन से टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो समझ लीजिए ज़रा कि साझेदारी, कोई संस्था में साझेदारी है या नहीं, ये कैसे जानेंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, उनके बीच में वास्तव में साझेदारी विद्यमान है या नहीं, वही कसौटी कहलाती है। इसको हम चेक करते हैं। धारा 4 में जो विशेषता दी गई है उसी के जो लक्षण उसी के आधार पर आते हैं। वही अनुबंध का होना आवश्यक है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना होना चाहिए। जो आपने अभी पढ़े हैं वो सारे लक्षण होने चाहिए। ठीक है, साझेदारी का सह अस्तित्व, सह स्वामित्व से भिन्न होना। साझेदारी का सह स्वामित्व से भिन्न होना यानी कि साझेदारी जो है वह को ओनरशिप से थोड़ा अलग है। को ओनरशिप का मतलब यह भी है कि जैसे मान लिया कहीं पे कोई संपत्ति है और उसमें 3 भाई हैं और तीनों उसके को ओनर हो सकते हैं, बट वो नेसेसरली साझेदार हों ये ज़रूरी नहीं। तो को ओनरशिप से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ओनरशिप तो होगी, को ओनरशिप भी होगी, लेकिन वो बिजनेस भी कर रहे होंगे जिससे लाभ भी कमा रहे होंगे, जिसको आपस में बांट भी रहे होंगे। ये सारे लक्षण होंगे। को ओनरशिप तो है, लेकिन इसके अलावा अन्य लक्षण भी होने चाहिए, तभी उस संस्था को साझेदारी कहा जा सकेगा। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय साझेदारी नहीं है। 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर बिजनेस करते हैं तो साझेदार कहलाते हैं। लेकिन अगर संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में कोई चल रहा है और लाभ भी कमा रहा है तो ध्यान रखिएगा वह साझेदारी संस्था नहीं कहलाएगी। व्यवसाय वैधानिक हो, इलीगल कामों में न लगा हो, प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का हर साझेदार को अधिकार हो। एक साझेदार का अन्य साझेदारों के कार्य से बद्ध होना, मतलब एक साझेदार बाध्य होगा दूसरे के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के प्रति। फर्म की पुस्तकों व खातों को देखने का अधिकार हर साझेदार को होगा। साझेदारों की संख्या जैसा कि अभी आपको बताया गया, बैंकिंग और वित्त व्यवसाय में लगे हुए संस्थाओं में 10 अधिकतम और अन्य व्यवसाय में 20 होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये कुछ लक्षण हैं जो होने चाहिए। ठीक है ना। कुछ यहाँ पे 8 प्रश्न दिए गए हैं। अगर इन 8 प्रश्नों का उत्तर हाँ में आ जाए तो साझेदारी है, ना में आए तो साझेदारी नहीं होगी। क्या पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध है? हाँ। क्या संस्था कोई वैध व्यवसाय करती है? हाँ। जो उपरोक्त लक्षण हैं उन्हीं से संबंधित ये 8 यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो आप इन्हें पढ़ेंगे। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने ऊपर के पॉइंट्स पढ़ें केवल उनके नोट्स बना लें, दैट्स इनफ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गर्ल्स। ध्यान से देखें, पढ़ें। चैप्टर का पहला दिन है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, तभी आपको आगे की बातें समझ में